जेल से ही पता चलता है कि भगत सिंह के वारिस कौन है और सावरकर के वारिस कौन है। जेल भी बहुत कुछ बताता है। तो आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी हमने अशफाकुल्लाह को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को जेल से पहचाना और सावरकर को भी जेल से ही हमने पहचान लिया था। वो दिन भी आएगा जब ये दौर ख़त्म होगा, इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा और हमारे ये सारे साथी उस समय जमहूरियत और इंसाफ की जंग के स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे। ये आज़ादी के आंदोलन में जो भी जेल में होते थे सबको हमने स्वतंत्रता सेनानी माना। 74 के आंदोलन में जो भी जेल में गए, इमरजेंसी के दौर में जो भी थोड़े समय के लिए जेल में रहे, सबको माना गया कि ये लोकतंत्र के योद्धा है। हमारे जो भी साथी इस समय जेल में हैं, उमर खालिद हो, खालिद सैफ़ी हो, गुलफिशा हो और तमाम दिल्ली दंगे के फ़र्जी मुकदमे में या भीमा कोरेगांव के फ़र्जी मुकदमे में या इसी तरह के ढेर सारे फ़र्जी मुकदमों में अलग अलग राज्य में, हम समझते हैं कि कभी वो दिन भी आएगा जब ये दौर ख़त्म होगा, इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा और हमारे ये सारे साथी उस समय जमहूरियत और इंसाफ की जंग के स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे। ये आज़ादी के आंदोलन में जो भी जेल में होते थे सबको हमने स्वतंत्रता सेनानी माना। 74 के आंदोलन में जो भी जेल में गए, इमरजेंसी के दौर में जो भी थोड़े समय के लिए जेल में रहे, सबको माना गया कि ये लोकतंत्र के योद्धा है। और आज बिल्कुल इसी तरह, और बिल्कुल इलियास साहब ने सही कहा कि अगर इरादा ये था कि इसी तरीके से इनकी हिम्मत तोड़ देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं टूटी है। जेल से ही पता चलता है कि भगत सिंह के वारिस कौन है और सावरकर के वारिस कौन है। जेल भी बहुत कुछ बताता है। तो आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी हमने अशफाकुल्लाह को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को जेल से पहचाना और सावरकर को भी जेल से ही हमने पहचान लिया था। ये बिल्कुल जो हम कह रहे हैं कि ये मजाक हो रहा है इंसाफ के साथ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो बात अभी आई कि हमारे चीफ जस्टिस बार बार याद दिलाते हैं कि बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। उन्होंने निचली अदालतों को कहा कि आप बहुत डरे हुए होते हैं, आप बहुत डर में जीते हैं और इसीलिए आप बेल नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चंद्रचूड़ साहब के लिए भी एक सवाल बनता है कि अगर निचली अदालतें डर के मारे बेल नहीं दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ये कौन सा डर काम कर रहा है जिस डर के चलते सुनवाई नहीं होती है। अभी इलियास साहब ने बताया कि किस तरह से 14 बार एडजॉर्नमेंट हो गया, वो बेल पिटीशन वापस ले लेना पड़ा, फिर नीचे की अदालत में जाना पड़ा। ये कौन सा डर काम कर रहा है, ये तो बताना पड़ेगा। एक तरफ ये जो मुकदमे हैं तो बिल्कुल केसेस फर्जी है, लेकिन भीमा कोरेगांव में हिंसा तो हुई थी, दलित तो मारे गए थे। दिल्ली में हम जानते हैं, हम तो दंगा शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहते। ये जहाँ भी जब भी हम दंगा कहते हैं तो लगता है कि दोनों तरफ से कुछ मारपीट हुई और दोनों तरफ से लोग मारे गए। कुछ हिंदू ज़रूर मारे गए दिल्ली, जिसको हम दंगा कहते हैं। आम तौर पे जो भी हुआ है ये सारे कम्युनल कार्नेजेस हैं देश में, और कम्युनल शब्द का भी एक ही मतलब बन गया है, एंटी मुस्लिम। इस देश में जब आम तौर पे हम कम्युनल कहते हैं तो उससे पता नहीं चलता है, तो साफ साफ बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए कि ये एंटी मुस्लिम कार्नेजेस वो गुजरात में भी, वो भागलपुर में भी और आज के दौर में छोटे बड़े जब जहाँ हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सिस्टमिक है और सिर्फ इसी दौर में शुरू नहीं हुआ। हम तो उस पार्टी से हैं, अभी भी हमारे साथी टाडा में जेल में बंद है बिहार में। जब टाडा ख़त्म हो गया, टाडा लैप्स कर गया, ख़त्म हो गया, मान लिया गया कि टाडा एक ऐसा कानून है जिसका शायद उपयोग तो हो ही नहीं सकता, दुरुपयोग ही हो सकता है, जिसमें कहीं किसी टेररिस्ट का कन्विक्शन नहीं होता है, लेकिन ट्रेड यूनियन आंदोलन करने वाले, किसान आंदोलन करने वाले, उन्हीं को फंसाया जाता है।
ये बात जब खुल के सामने आ गई थी देश में, तब जा कर के बिहार के एक टाडा कोर्ट ने हमारे 14 साथी को जहानाबाद अरवल के इलाके में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। ये अरवल वही जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंहारों का सिलसिला चला। बाथे बथानी जो आप जानते हैं, लक्ष्मणपुर, वो सब उसी इलाके में है, अरवल में। उसी इलाके में हमारे 14 साथी जो जेल में डाले गए, तब से इस सुप्रीम कोर्ट में शांति भूषण जी उस केस को देख रहे थे। शांति भूषण जी को बिल्कुल उम्मीद थी कि इस केस में कोई दम नहीं है, ओपन एंड शट है, बस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। और वो दौर था 2001 के बाद, 2001 में 9/11 के बाद, हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट पर हमले के बाद, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बात आई कि टाडा का केस है, कुछ सुनना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा उसको खारिज कर दिया था उस समय। और उन 14 साथियों में मेरे ख्याल से 8 साथी जेल में रहते हुए गुजर गए हैं। अभी 6 साथी अभी भी ज़िंदा हैं। ठीक जैसे फादर स्टैन स्वामी को हम लोगों ने देखा, और गुजरने से पहले उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही थी। उन्होंने कही थी कि भाई, सच कहने के लिए अगर कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी साथी आज जेल के अंदर हैं, वो बिल्कुल इसी स्पिरिट के साथ जेल में हैं और लड़ रहे हैं। इसका जो लीगल पहलू है, उस पर तो बहुत बातें हुई। मुझे लगता है कि हमें हमारे हिस्से की बात करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो हमारे साथी जेल में बंद हैं, इन बंदियों की रिहाई का मुद्दा जितना बड़ा मुद्दा है, उतना बड़ा मुद्दा ये बना नहीं देश में। ये बहुत अफसोस की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि विपक्ष में रहते हुए भी हम लोगों ने इसको उस तरह का एक राजनीतिक मुद्दा हम नहीं बना पाए। और हमें लगता है कि जिस समय से ये सीएए के खिलाफ कानून, ये आंदोलन शुरू हुआ, उसी दौर से एक कमज़ोरी इस देश में हम लोगों ने देखी। पहली बात तो हम उसको एंटी सीएए आंदोलन नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि इक्वल सिटीजनशिप मूवमेंट है। सिटीजनशिप अलग अलग नहीं हो सकती, सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में बराबर है, और इसीलिए डिस्क्रिमिनेटरी डिवाइसिव कोई सिटीजनशिप लॉ हो ही नहीं सकता। और इसलिए वो जो आंदोलन था, वो याद दिलाने के लिए, संविधान को भी अपने उसूल पर खड़ा करने के लिए, वो संविधान की रक्षा का आंदोलन था, इक्वल सिटीजनशिप आंदोलन था। और हमने उस दौर में भी हमने ये कोशिश की, बहुत ज़्यादा सफल तो हम लोग भी नहीं हो पाए, कि इस आंदोलन को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का आंदोलन ना समझा जाए। शाहीन बाग में अब इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं, 8 से 80 साल की उम्र के अलग अलग पीढ़ी के सब लोग जमा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम हुई। लेकिन उस दौर में भी उस ये आंदोलन में जो हम बाकी सेकुलर पार्टियों की जो जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी ये नहीं थी कि सिर्फ जा कर के शाहीन बाग में भाषण देना, जिम्मेदारी ये थी कि उन मुस्लिम महिलाओं के साथ हिंदू महिलाओं को भी ला करके शामिल करना, दलितों को भी शामिल करना, किसानों को, मज़दूरों को भी शामिल करना। हमने कुछ कोशिश की और हमें एक हद तक सफलता बिहार में मिल पाई थी। करीब 30,000 लोगों का एक जुलूस उस समय सीएए, एनआरसी, एनपीआर के सवाल पर पटना विधानसभा के सामने एक मार्च हुआ, और जिसमें मुझे बल्कि इस बात को कहते हुए थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन है कि जिसमें मुस्लिम का प्रतिशत शायद 10% से ज़्यादा नहीं, 90% उसमें दूसरे बिरादरी के लोग थे और एनआरसी, एनपीआर और सीएए के सवाल पर विधानसभा में मार्च कर रहे थे। तो अभी हमें लगता है कि आज का जो दौर है, देश में संविधान को लेकर के बातें हो रही है, ये पॉजिटिव बात है। इस चुनाव में जो भी हम लोग धक्का दे पाए भारतीय जनता पार्टी को, उसके पीछे बहुत बड़ी एक सोच लोगों के अंदर ये जो रही है कि हमारा संविधान खतरे में है, और ये एहसास जितना मजबूत होगा उतना ही हमें लगता है कि इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन में बात ना करें, उसको और थोड़ा कॉन्क्रीट बात करें। तो आम तौर पे हम जब संविधान की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कभी बराबरी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उस संविधान में अगर जस्टिस की बात है प्रियम्बल में,
तो उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात है, उसमें अगर लिबर्टी की बात है, आज़ादी की बात है, स्वतंत्रता की बात है, इन बातों पर भी और ज़्यादा हमें लगता है कि विमर्श हमें खड़ा करना चाहिए। और बिल्कुल इस समय जितने ऐसे फर्जी मुकदमे चल रहे हैं देश में, यहाँ है अभी भीमा कोरेगांव को लेकर के, तो हम समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। कुछ लोगों के मन में धारणा भी होती है कि शायद पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अलग नज़र से देखा जाता है, कुछ सम्मान मिलता होगा, कुछ सुविधाएं मिलती होंगी जेल में। बिल्कुल नहीं। सुधा भारद्वाज ने जो अपनी किताब लिखी है, अपने बारे में उन्होंने बहुत कम लिखा है, दूसरे कैदियों के बारे में, जेल के अंदर के माहौल के बारे में ज़्यादा लिखा है। लेकिन उसमें एक बात बिल्कुल ये है, चाहे वो सुधा और उनके बगल के सेल में शोमा सेन रहती थी, किस तरह के ज़िंदगी जेल के अंदर है, किस तरह के उत्पीड़न, किस तरह के अपमान, किस तरह का अन्याय हमेशा इस जेल के अंदर हमारे साथियों को झेलना पड़ रहा है। तो इस प्रताड़ना के बारे में जानना चाहिए। तो हमें लगता है कि हम सबको जितनी ज़्यादा जानकारी हम और लोगों को दे पाएंगे, ये विक्टिम तो है, स्टेट के हिसाब से स्टेट ने इनको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लिए ये नायक है इस समय लोकतंत्र की लड़ाई के। ये हमारे हीरोज़ हैं जो जेल में हैं, और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हमें बाहर आवाज़ उठानी चाहिए। इस समय देश एक ओपन एयर प्रिजन है। हम सब लोग, कोई एक बंद जेल में है और हम लोग एक ओपन एयर, लगता है कि कभी कभी जैसे गाज़ा बिल्कुल एक ओपन एयर प्रिजन है। हमारा देश भी बहुत पीछे नहीं है, उससे बहुत दूर नहीं है। तो एक ओपन एयर प्रिजन में हम लोग जी रहे हैं, और इसीलिए हम सबको एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और इस आवाज़ को जहाँ तक संभव हो पूरे देश की आवाज़ बना देनी चाहिए, जनता की आवाज़ बना देनी चाहिए। और शाहरुख जी ने अभी जो कोर्ट के बारे में सवाल उठाया, कोर्ट के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में, ये बात बहुत ज़रूरी है। कब कलेक्टिव कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए बिना किसी एविडेंस किसी को फांसी पे लटका दिया जाता है, और कब प्रोटेस्ट को लेजिटिमेसी मिलती है और कब नहीं मिलती है, ये सब हमारे सामने है। और आज एक ऐसे दौर में हम लोग हैं जहां चीफ जस्टिस के घर पे प्रधानमंत्री आ जाते हैं, गणेश पूजा करते हैं वहाँ। अब हमको पता नहीं चलता है कि चीफ जस्टिस ने बुलाया या गेट क्रैश करके अतिथि खुद आ गए वहाँ, ये पता नहीं चलता, लेकिन संदेश तो चला जाता है देश में। तो जब चीफ जस्टिस कहते हैं निचली अदालतों को कि आपको डरना नहीं चाहिए, ऊपर की अदालतों से डरना नहीं चाहिए, कहीं डरना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि उन्होंने जो आपने कहा, नसीहत दी निचली अदालतों को, बिल्कुल इसके खिलाफ पूरे देश के जुडिशियरी को अपने डराने का काम किया। जब आपके घर में पूजा में प्रधानमंत्री आ जाते हैं और वो सारा सेपरेशन, तीनों सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस, वो सारा कन्वेंशनल जो नॉर्म्स हैं जहाँ जजेस को इस तरह से नहीं दिखने चाहिए, एक ऐसे दौर में जहाँ कोई जज अर्ली रिटायरमेंट ले लेता है कलकत्ता हाई कोर्ट में, बीजेपी ज्वाइन करता है और बीजेपी का एमपी बन जाता है, जहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में स्थिति है उसी समय विश्व हिंदू परिषद का लीगल सेल, उसका जुडिशियल रिफॉर्म पर वहाँ दिन भर चर्चा होती है, और वहाँ दो एक सुप्रीम कोर्ट के जज, 30 पुराने जजेस वहाँ मिलते हैं। तो एक ऐसे दौर में लड़ाई बहुत कठिन है हम सब के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल ये भरोसा है कि ये देश लड़ेगा, ये हम लोग झुकेंगे नहीं। ये मुल्क बिल्कुल ये कोई हिटलर के लिए और तानाशाहों के लिए नहीं बना है। ये आज़ादी जो देश में आई थी लंबी लड़ाई के बाद, और वो तानाशाहों के लिए नहीं आई थी। ये जो संविधान बना बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, जिसमें जो आज़ादी और इंसाफ की बात है, वो तानाशाही के लिए बात नहीं थी। और ज़रूर हम लोग जीतेंगे इस लड़ाई में, और हमारे तमाम जो साथी जो अभी झेल रहे हैं जेल में, उनको सही इंसाफ और सही सम्मान तो तभी मिल पाएगा जब उनकी ये कुर्बानी इस लोकतंत्र के काम आएगी, इंसाफ के काम आएगी, और तभी कोई कंपेंसेशन नहीं हो सकता है। अगर 15 साल बाद भी किसी को अगर आप छोड़ दें तो उसका कोई मॉनेटरी कंपेंसेशन नहीं होता है। इसका कंपेंसेशन एक ही होगा, वो पॉलिटिकल कंपेंसेशन होगा। वो कंपेंसेशन नहीं है, वो पॉलिटिकल विक्ट्री हमें चाहिए इस देश में लोकतंत्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों को।